अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मुजीब रियाज एंड यू आर वाचिंग एमएमआर पॉडकास्ट। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनको देख के इंसान वाकई ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है। जी हाँ, आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब। डॉक्टर साहब एक इनक्रेडिबल अकम्पलिश्ड न्यूरोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट और 12 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ और ज़िंदगी के डिफरेंट पहलुओं पर गहरी नज़र और मुताला रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज के पॉडकास्ट में डिफरेंट पहलुओं पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, आपका जो है तीसरा जन्म, मैंने देखा आपने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिक की है। तीसरा जन्म आप इसको क्यों कहते हैं? तीसरा जन्म मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए कि जिसके बाद आपको लगे कि आई एम अनडन, यस। और उसके बाद यू स्टार्ट अ न्यू लाइफ बिल्कुल डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, तो वो आपका दूसरा जन्म होगा। ओके। और फिर वो भी अगर अनडन हो जाए और फिर आप एक और तरीके से, बिल्कुल। तो चूँकि अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, मेरी ऑटोबायोग्राफी के अंदर 3 सेक्शंस आते हैं। यस। एक सेक्शंस जिसके अंदर मैं आई एम परफेक्टली फाइन एंड अचीविंग एवरीथिंग एंड डूइंग एवरीथिंग, यस। दैट वाज माय फर्स्ट यस, जन्म। पहला जन्म। सेकंड जन्म जो है मेरा, वो आ जाता है जब मैं बीमार था एंड आई फॉट इट आउट, और मैं किसी तरीके से उस बीमारी से निकल के तो नॉर्मलाइज हो गया। बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरा जन्म इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ कि देन आई वांटेड कि मैं अब एक किस्म की ज़िंदगी ऐसी गुजारूंगा कि जो टोटली दरवेशाना होगी। आई विल ओनली यस। वर्क फॉर पीपल एंड ऑल दैट, यू नो। बट देन आई गॉट मैरिड, सो माय मैरिज लाइफ, फिर मेरे बच्चे हो गए, तो एकदम मेरी ज़िंदगी बदल गई। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई कॉल इट तीसरा तीसरा जन्म। जन्म। सर, कहा जाता है कि दर्द और तकलीफ जो है वो इंसान को या तो तोड़ देती है या बना देती है। आपकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा वाक़या है जिसने आपको मजबूत कर दिया हो? आई थिंक ये जो सेइंग है, इसका जो सेकंड पार्ट है, मैं उससे एग्री करता हूँ। दर्द और तकलीफ इंसान को हमेशा बना देती है। अच्छा, बिल्कुल। आप देख लें, आप कहते हो ना, सोने को जितना भी आप कुंदन बनाना चाहते हो, बिल्कुल। तो उतना ही उसको आप तकलीफ देते ऐसे हो, ही उसको आग ऐसे में डालते हो। तो इसलिए ज़िंदगी में जिन लोगों को दुख, तकलीफ या पेन, ये स्ट्रगल नहीं मिलती, वो आम सी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो एक तो ये पहलू हो गया। बिल्कुल ठीक है। मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसे मौके आए जिन्होंने मुझे एक किस्म का ज़्यादा मजबूती दी। मसलन मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत इस दुनिया में अपने वाले साहब से करता था और हूँ, एंड ही वाज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ मी। तो जब डॉक्टर्स ने ये कहा कि तुम चल नहीं सकोगे, तो मेरे वालिद साहब जो पाकिस्तान के पहले सिविलियन ऑफिसर हैं जिनको तमगा शुजात मिला है, अच्छा। तो आप सोचो कितने बहादुर आदमी होंगे। तो उनकी आंख से एक कतरा गिरा आंसू का, और वो मैं बेड पे लेटा हुआ था, मेरे पाँव पे गिरा। तो मेरे सेंसेशंस नहीं है, लेकिन मैंने उसकी वार्मथ को महसूस किया। दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन। मैं फिर सारे दर्द तकलीफ़ें भूल गया अपनी, और उसने मुझे कहा कि नहीं, तुमने अपने वालिद की आंख में आंसू नहीं आने देना। बिल्कुल। तो उसने मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये जो तकलीफ़ होती है ना, ये इस तरह जोड़ती है आपको। सर, इसीलिए कहा जाता है कि जो दर्द है, तकलीफ़ है या मसाइब हैं, कई लोग इसको ब्लेसिंग भी मानते हैं। ब्लेसिंग है, और एक और लिहाज से भी ब्लेसिंग है। देखिए, जो क्रिएटिविटी है ना, उसके 3-4 जो फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर दुख और तकलीफ है। अच्छा। और आप अगर ज़रा तारीख़ में जाके देखें, आप मेलनकली का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मतलब डिप्रेशन को भी कहते हैं या सैडनेस को भी कहते हैं। जितने बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, बिल्कुल जितने बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं, न्यूटन की मिसाल ले लें आप, जी। ठीक है, मिल्टन की मिसाल ले लें, ये सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख या तकलीफ आई है। ये क्रिएटिविटी को उभारती है। यस। और आपको जो ब्रेन होता है, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है, वो थीटा फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है। अच्छा। विच इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएटिविटी। यस। तो इसलिए दुख, तकलीफ। अच्छा, फिर दर्द की मिसाल ले लें।
दर्द अल्लाह की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, मुझसे पूछिए, अच्छा। मुझसे पूछिए ना। बिल्कुल। मेरी टांगों में दर्द महसूस नहीं होता और पैरों में। मैं एक दफ़ा लॉन में बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था और मेरे पैर पे कुछ जैम गिर गया, और छुट्टी का दिन था, काफ़ी देर तक अखबार पढ़ते हुए मेरी नज़र पड़ी तो देखा मेरा पाँव ब्लैक हुआ है। तो मैंने गौर से देखा तो चूंटियाँ सारी चढ़ी हुई थी और आपको और वो खाल खा रही बिल्कुल थी। फील भी नहीं हो रहा था। मुझे फील नहीं होता ना। तो अब आप सोचें कि अगर ये दर्द महसूस करने की सलाहियत ना हो तो इंसान क्या कर सकता है वो? किसी को कील चुभ जाएगी, किसी को कांटा, किसी को सांप काट जाएगा, बिच्छू काट जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के तौर पे तकलीफ दी है। दोनों तकलीफ़ें, क्योंकि ये इंसान को मजबूत बनाती है। बिल्कुल, जिस्मानी भी और कल्बी भी। यस, इमोशनल। बिल्कुल ठीक है सर। डिसेबिलिटी जो है वो जिस्मानी होती है या फिर सोसाइटी के रवैये या ज़हनी तौर पर अगर इंसान ये मान ले कि वो डिसेबल है तो वो डिसेबल एक्सेप्ट कर ले अगर खुद को, तो वो डिसेबल हो जाता है। ये ज़हनी है या जिस्मानी है? आई थिंक डिसेबिलिटी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ नॉट फिजिकल, इट इज़ नॉट इवन मेंटल एज सच, यस, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। एक आम आदमी जिसको अल्लाह ने दोनों टांगें दी हुई हैं, दोनों हाथ, आंख, बाजू सब कुछ दिया हुआ है और वो धेले का काम नहीं करता, तो उससे बड़ा माजूर कौन है? यस, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक आदमी जिसकी दोनों टांगें नहीं है, दोनों बाजू नहीं है, और वो अपने नाक से, वकास हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, नाक से कंप्यूटर चला लेता है और मास्टर्स की डिग्री और एमफिल कर लेता है, यस, बिल्कुल, तो उसे कौन माजूर कहेगा? सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, डिसेबिलिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो जब आप मान लें तो इट्स मीन, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं सर अपनी सोसाइटी में, बेशुमार हमें एग्जांपल्स और केसेस ऐसे मिलते हैं, जैसे भी आपने एग्जांपल अभी शेयर किए किसी एक अपने स्टूडेंट की भी, तो इसी तरह से बेशुमार एग्जांपल्स हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं कि लोग जो हैं, जो डिसेबिलिटी को जब वो मेंटली तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बेसिकली इससे बड़ी माजूरी कोई नहीं है। इसी को स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। यस, बिल्कुल। आप खुद को जब माजूर मान लेते हो तो आप माजूर बन जाते हो, ऐसे ही है। सो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। अदरवाइज तो इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता अगर वो ठान ले। तारीख निकाल के देख लें, डॉक्टर ताहा हसन, ही वॉज विजुअली ब्लाइंड एंड ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इजिप्ट। सबसे ज़्यादा काम उन्होंने इजिप्ट में एजुकेशन पे उन्होंने काम किया। अच्छा, आप स्टीफन हॉकिंग को देख लें, यानी एक आदमी जिसके हाथ भी काम नहीं, उसकी पलकें काम कर रही हैं और दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बन गया। इसी तरह आप जजेस को देख लें, हमारे एक बड़ी बहादुर खातून है साइमा, शी डिड CSS, शी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। उनके भाई हैं, ही इज़ अ जज। कितने PhDs मिलेंगे आपको, कितने डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे। तो ये ऐसा नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इतना पोटेंशियल दिया हुआ है, इतना पोटेंशियल दिया हुआ है, वो असल में जो वो किस तरह इस्तेमाल करता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सर इसमें जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन, वो कहाँ से लेके आए? हमारे यहाँ आजकल आप देखें प्रीवियस कुछ सालों में भी, तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ बिकने वाली है, लोग मोटिवेशन भी बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को बिस्तर से उठने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। अगर उसको लगे कि उसको सब कुछ शायद घर बैठे बेड पे ही मुयस्सर हो जाए तो शायद वो काम के लिए भी ना निकले। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? आई थिंक आई डोंट क्वाइट एग्री विद यू कि मोटिवेशन जो है वो बिक रही है। मोटिवेशन को बेचा जाने की कोशिश की जा रही है, दैट्स नॉट मोटिवेशन। हमारे यहाँ मोटिवेशन ये है कि एक किताब में से 4 लाइनें पढ़ ली और उसको एक तकरीर में झाड़ दी कि जी कामयाबी के 4 उसूल तो फलाने की 3। इट्स नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होती है ना, इसको अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं, आपने किसी को कायल नहीं करना होता, आपने माइल करना होता। यस, बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपकी इस पे एक वीडियो भी देखी है। बिल्कुल। अब जब आप किसी को कायल करते हो तो आप एक्चुअली उसके ब्रेन को एक किस्म का आप उसको लॉजिकली प्रूव करते हो कि ये यूं करोगे तो अच्छा होगा। लेकिन जब किसी को माइल करते हो तो फिर आप दिल को उस तरफ लेके जाते हो किसी को। तो इसलिए आई थिंक मोटिवेशन हमेशा सेल्फ मोटिवेशन होती है। सेल्फ मोटिवेशन, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो सर आजकल जब हम देखते हैं तो आजकल की जो दुनिया है या
जो जनरेशन भी हम देख रहे हैं तो बड़ी मटेरियलिस्टिक है, वो एविडेंस पे यकीन रखती है। प्रीवियस मतलब अगर आप किसी को समटाइम, जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास सोसाइटी में भी बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, जब हम इसके हवाले से भी बात करते हैं तो लोग उसके एविडेंस पे भी बात करते हैं ना, कि जो किसी को गाइड कर रहा है तो प्रीवियसली उसने क्या अचीव किया हुआ है। मैंने इसके लिए एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ याद किया है, यस। और मैंने कई हवालों से वो कहा भी है, बल्कि मुझे याद है, मैं नाम लिए बगैर, आई यूज द वर्ड इंस्पिरेशनल स्पीकर। यस। द डिफरेंस बिटवीन अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर क्या फ़र्क है सर दोनों में? कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, वो मोटिवेटिंग पॉइंट्स कहीं से पढ़ के सुन के ले के बता रहा होता है। बिल्कुल। इंस्पिरेशनल स्पीकर वो होता है जिसने पहले वो काम करके दिखाया होता है। यस। मिसाल के तौर पे अब ये बैरियर टाउन वाले मलक रियाज साहब हैं, जी जी। पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन उनका मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू सुना तो उन्होंने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि जी, किसी ने पूछा तो उन्होंने जुमला कहा, उन्होंने कहा यार बात ये है, काम करना है तो वो करो जो तुम्हें आता है, Yes. जिसका तजर्बा है, वरना पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अब उसका ये जुमला मेरे लिए 100 टाइम्स ज़्यादा मोटिवेशनल है एज़ कम्पेयर टू अ बड़ा स्कॉलर यस। जो आगे बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर है। आई विल नॉट ट्रस्ट हिम। ऐसे इसी तरह मुझे याद है, आप नमाज का कहते हो, आप रोज़े का कहते हो, इबादत का कहते हो, लेकिन अगर किसी ख़ास मौके पे किसी को आप ये इबादत ख़ुद करते हुए देख लो और किसी ऐसी कैफियत में देख लो जिस कैफियत में आप समझते हो कि आप नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, तो जो मोटिवेशन आपको मिलेगी दैट्स सेल्फ मोटिवेशन। तो इसलिए इंस्पिरेशनल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और वही आपके मेंटोर भी जो हैं वो इंस्पिरेशनल होने चाहिए। सर आपकी बात से यहाँ से ना, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं तो उसमें भी देखते हैं कि आज का जो स्टूडेंट भी है वो जो है उन टीचर्स को ज़्यादा फॉलो कर रहा है या उन टीचर्स के से ज़्यादा इंस्पायर होता है। जैसे कि अभी आपने बात की कि कुछ ऐसे स्पीकर्स भी हैं जो इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हैं जिनको वो देख रहा है कि उन्होंने प्रीवियसली क्या अचीव किया। अदरवाइज़ जैसे आजकल के हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेंड है तो स्टूडेंट्स भी उनको फॉलो नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स भी जो है वो ये देखते हैं कि मास्टर जो है जो उनको पढ़ाने आया है टीचर, उसने खुद क्या अचीव किया हुआ है। तो आज के स्टूडेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज का स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, आजकल के दौर में दो चार लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे कि जी जनरेशन, ये जेन जी जिसको कहते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब जेन जी जो है ना, ये हर दौर में होती है। ऐसे ही जब मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है तो अल्फा ग्रुप भी आ जाता है, बीटा भी आ जाता है, जेन जी भी आ जाती है। ऐसे ही ये दुनिया कभी तब्दील नहीं हुई। यूथ हमेशा यूथ होता है, स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट होता है। और स्टूडेंट जिस मुल्क का होगा, आप उस मुल्क के दूसरे मुल्क के स्टूडेंट से आप कंपेयर करेंगे तब भी स्टूडेंट की एक तशख़्ख़ुस होता है उसका। ऐसे ही है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो देखिए, आजकल के दौर के अंदर चूँकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गई है तो उसके फ़ायदे भी हैं, उसके मिस इन्फॉर्मेशन के नुकसान भी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो आज का स्टूडेंट है वो अवेयर ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन उसको ज़्यादा है, विजडम उसको कितनी है मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है, लेकिन विजडम पे बात हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए आई थिंक मुझे तो कल का स्टूडेंट भी और आज का भी एक जैसे लगते हैं। सर आज की जो है वो जेन ज़ी के हवाले से बहुत सारे लोगों को उनसे इतराज़ात भी हैं कि उनके पास जो है हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन की एक्सेस, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल इतने नहीं हैं या फिर इतने रिलायबल नहीं हैं, उन पर ट्रस्ट उस तरह से नहीं किया जा सकता। आपकी इंटरेक्शन हुई है किसी जेन ज़ी या स्टूडेंट्स के साथ? आप मेरी कैसा पाया आपने? बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं तो उनको जेन ज़ी को जेन ज़ी समझता ही नहीं हूँ। मैं तो उनको ऐसे ही समझता हूँ कि एक ज़माने में हम ही जेन ज़ी थे और जो असल में जेन ज़ी हैं उनका तो अभी कुछ करने का उतना वक्त आया भी नहीं है। अभी तो उन्होंने, बिल्कुल, ये अलग बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया में देखें जो चीफ एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं ना, वो यूथ बन रही है, यंग बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जेनजीज में ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं, सारी लीडरशिप मौजूद है, बिकॉज ज़माना तब्दील हो रहा है ना। ऐसे ही। सो आई हैव ग्रेट वर्ड्स फॉर देम। लेकिन एक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि लाइक टीचर्स की बात हो रही थी, जो टीचर्स होते हैं ना उनका एक अपना फ्लेवर होता है। जिसको ये फ्लेवर देना आ जाता है ना,
वो अपने स्टूडेंट्स को कहाँ से कहाँ ले जाता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था मुख्तार सिद्दीकी साहब, अच्छा। शायर भी थे। तो एक दफ़ा पढ़ाते पढ़ाते उन्हें ख्याल आया, तो कहने लगे कि हाँ भाई, तुम में से कुछ बच्चे टॉप भी करते हैं, तुम्हें पता है टॉप क्यों करते हैं, और कुछ टॉप नहीं करते वो कौन है? तो हमने कहा सर कौन है? कहने लगे जो टॉप करने वाले बच्चे हैं ना, उनके दिन रात में 24 घंटे नहीं होते, 25 घंटे होते हैं। अच्छा। ये वो 1 घंटा होता है जो आपको टॉप करवा देता है। यस, आपको Because डिफरेंशिएट कर रहा आपको है। लोगों से बिल्कुल। डिफरेंशिएट करवा देता है। अब वो सादी सी बात थी, ऐसे ही है। अब वो मैंने पकड़ ली उसको। अब मैंने उनसे पूछा कि ये घंटा कौन सा होता है? यस। वो कहने लगे मैंने पढ़ाई शुरू करनी है। यार मैं शुरू करूं या ना करूं, 3-4 मिनट ज़ाया कर दिए। मैं जाऊं या ना जाऊं, 2 मिनट ज़ाया कर दिए। तो मेक क्विक डिसीजंस, एग्जीक्यूट करो फौरी तौर पे, तो ये 1-1, 2-2 मिनट बचते रहेंगे। तो मैंने इसको आजमा के देखा। यानी मुझे याद है कि जब हम एफएससी में थे, या मैट्रिक एफएससी में, तो एलिमेंट्स के नंबर याद करने होते थे, ये इसको रट्टे मारने होते थे। तो अब बजाय बैठ के रट्टे मारते हुए, मैं स्पोर्ट्स करने के लिए जब जाया करता था, तो मैं वो लिस्ट बना के ना अपनी निक्कर की जेब में डाल दिया करता था। तो वो जो फासला था ना, जो अदरवाइज आया जा रहा था, मैं उसको देख देख के याद करता रहता था, और मैंने बोर्ड में टॉप कर दिया। तो दिस इज हाउ, यू नो, आपको ये फ्लेवर आपके टीचर्स देते हैं। तो सर, आजकल अगर हम देखते हैं, जहाँ पे सबसे बड़ी लोग इसको ब्लेसिंग भी समझते हैं और डिस्ट्रैक्शन भी समझते हैं, डिजिटल डिवाइसेस हमें हर एक के पास नज़र आती हैं। तो वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो आपको फोकस नहीं करने देती टूवर्ड्स किसी भी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं, जैसे आज के स्टूडेंट हमारी एक नॉर्मली क्लास में जब हम जाते हैं तो हर एक के पास लैपटॉप है या नहीं है, बुक्स के पैसे हैं या नहीं है, लेकिन सेलफोन ज़रूर है। तो क्या समझते हैं, ये ब्लेसिंग है या डिस्ट्रैक्शन है? नहीं, मैं सेल फोन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं सेल्फ कंट्रोल के हक में हूँ। यस, बिल्कुल। बिकॉज यू कांट सर्वाइव विदाउट अ सेल। आप जो है ना, एरोप्लेन्स के ज़माने में कहीं मैं छकड़ों पे सफ़र करूँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। यस। दिस वर्ल्ड इज़ अ कम्पेटिटिव वर्ल्ड। यू हैव टू डू एज द रोमन्स डू व्हेन यू लिव इन रोम। तो इसलिए आई थिंक हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा कर्स बना के पेश कर रहे हैं। नहीं जी, तो हर वक्त देखता रहता है, हर वक्त ये कर, ये भी गलत है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ट्रू। आप खुद को सेल्फ कंट्रोल रखें। अब देखें ना, मैं डॉक्टर हूँ। यस। तो मेरा जो सेल है उसके ऊपर दिन में मुझे कोई तकरीबन 30-40 दफ़ा जाना पड़ता है। कभी किसी पेशेंट का जवाब देना पड़ता है, कभी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, कभी मैं अपने कोई वीडियोस बनाता हूँ, उसको देखना पड़ता है। तो आप पर्पसफुल हों तो देयर इज नो हार्म। यस, बिल्कुल। लेकिन अगर आप पर्पसलेसली टाइम वेस्ट करें तो दैट्स रॉन्ग। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। इट डिपेंड्स, वो कहते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन बिहाइंड द गन। ऐसे ही, बिल्कुल। अगर बंदूक एक बंदर के हाथ में पकड़ा देंगे तो वो कोई पता नहीं घुमा के अपने ही दूसरे बंदर को मार दे। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात हो रही थी डिजिटल डिवाइसेस की, सोशल मीडिया के यूजेज के ऊपर, तो आजकल हम देखें, कुछ साल बल्कि पीछे अगर चले जाएं, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आज हर दूसरा शख्स जो है वो इसमें मुब्तला नज़र आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये डिजिटल डिवाइसेस हैं या सोशल मीडिया के जो डिस्ट्रैक्शन की भी जैसे बात हो रही थी, या इसके यूजेज की वजह से लोग, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट कर रहा है आपको? आई डोंट टोटली एग्री विद दिस। मेरा नहीं ख्याल। देखें ना, मुझे प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 45 साल हो गए हैं। 45 साल इज़ लंबा पीरियड होता है। बिल्कुल। एंग्जाइटी के पेशेंट तब भी इतने ही होते थे जितने अब हैं, या अब शायद डिस्कस ज़्यादा होना शुरू हो गया। डिस्कस ज़्यादा होना शुरू हो सोशल मीडिया, नंबर 1। यस। नंबर 2, आपको जो सोशल मीडिया जहाँ पे आपको एंग्जाइटी दे रहा होता है, वहाँ पे एंग्जाइटी ख़त्म भी तो कर रहा होता है ना। ऐसे ही, बिल्कुल। मतलब बात बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। मसलन मैंने एक वीडियो बनाई कि अगर आप बहुत शदीद पैनिक अटैक में या एंग्जाइटी में हों, तो आप अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें तो आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी। अब वो कैसे करना है? आप दोनों उंगलियों को अपने कान में डालें और 6 दफ़ा 7 दफ़ा यूं करें, उसके बाद 6 सेकंड के लिए यूं खींच के रखें। अच्छा। और फिर 6 दफ़ा आप मसा करें। ठीक है ना? तो आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। अच्छा, ज़बरदस्त। कभी आजमा के देखिए। बिल्कुल। तो अब ये एक छोटी सी बात थी। तो एक दिन मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था, तो एक साहब आए, तो आके कि जी डॉक्टर साहब,
मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ है? तो आई डिडंट नो हिम। कहता जी मेरी बेटी है तो उसको पैनिक अटैक्स होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो रात का वक्त था, 2:30-3 बजे, तो हम कहाँ उसको लेके जाते। तो मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने वो देखा हुआ था, तो मैंने उसको कहा तुम यूँ करो, और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि 2 घूंट ठंडा पानी पी लो ताकि वेगस नर्व वो स्टिमुलेट हो जाए। तो कहते वो ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी, वी डिडंट हैव टू गो टू हॉस्पिटल। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें सही होती हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं, देन अगेन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, यू नो। लेकिन आई विल नॉट एग्री विद द फैक्ट कि डिजिटल ये एंग्जाइटी को बढ़ा रही है, नहीं, मैं आई डोंट एग्री। तो सर क्या वजह है कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो हर दूसरा यंग जो है वो इसमें मुब्तला है और साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं इश्यूज़ का शिकार भी है। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के भी इंसिडेंट रिसेंटली हुए हैं, वो भी आपके सामने होंगे, वो भी आपने देखे हैं, और इस तरह के बेशुमार केसेस भी मज़ीद डे बाई डे रिपोर्ट भी हो रहे हैं। तो क्या वजह है आज का जो स्टूडेंट है वो किस बेचैनी और बेसुकूनी का शिकार है कि उसको क्या सेटिस्फेक्शन नहीं है उसको? मैं अगेन एग्री नहीं करूँगा आपसे। आज का स्टूडेंट वैसे ही है जैसे कल का स्टूडेंट था। आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप कहना चाह रहे थे कि एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की और एक लड़के ने खुदकुशी ऐसे बिल्कुल यही कहना चाह रहे थे। जी बिल्कुल। जब मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में था तो मेरे एक क्लास फेलो ने खुदकुशी की। अच्छा। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, और इम्तिहान के प्रेशर से। तो तब तो ये नहीं था सारा कुछ। जब मैं फाइनल ईयर में था और मैं प्रेसिडेंट था स्टूडेंट यूनियन का, तो एक दिन मैंने देखा कि हमारे लड़कियों का जो हॉस्टल है उसकी छत पे बहुत ज़्यादा चीलें फिर रही हैं। तो मैंने वैसे ही अपने तौर पे पता किया तो मुझे पता कि एक लड़की मिसिंग है, गायब है। उसके पेरेंट्स भी आए हैं। तो जब वार्डन से पूछा तो वार्डन ने कोई वाहियात से जवाब दिया कि हमें क्या पता भागी होगी किसी के साथ। तो मैं चूँकि प्रेसिडेंट था यूनियन का, तो हम तो इमोशनल होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे एकदम ख्याल आया, तो मैंने परवाह किए बगैर, मुझे याद है, यू कांट एंटर अ गर्ल्स हॉस्टल, लेकिन मैं टक 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 करता हुआ छत पे चला गया। तो देखा उसकी लाश पड़ी हुई थी, और उसकी लाश के साथ एक डिब्बी थी, बोतल दवाइयों वाली, और पानी का गिलास पड़ा हुआ था। तो ये खुदकुशी तब भी होती थी, वो इश्क की नाकामी थी, तब भी यही पता लगा। और अभी भी अगर आप देख लें कुछ तो केसेस ये में इस किस्म के ये चीज़ें। एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि जी रिश्वत ज़्यादा हो गई है, सिफारिश के बगैर काम नहीं होता। आप लोग कहते हो ना, कुलियात सर सैयद पढ़ना, मैंने खुद पढ़ी है। यानी एक तो होता है ना सुनी सुनी, कुलियात सर सैयद में सर सैयद साहब कह रहे हैं अरे अजीब ज़माना आ गया है, बगैर सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती और बगैर पैसे दिए काम नहीं होता। तो मैंने कहा मुझे लगता था सर सैयद अहमद साहब जो हैं वो 2016 से 2026 में आ गए। सो द वर्ल्ड इज लाइक दिस, दुनिया ऐसी होती है। तो इसका जो है वो करंट सिनेरियो से कोई लिंक नहीं है, कोई ऐसे ही है, चलता आ रहा है। आप देखें ना, कंपेटिटिव दुनिया ज़्यादा हो गई है। पहले नौकरियों की तरफ लोग इतने नहीं थे। लोग कोई दहकान बन जाता था, कोई मजदूर बन जाता था, कोई नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी अगर किसी को मिल जाए। आजकल के दौर के अंदर जिनको अच्छी खासी नौकरियां मिली हुई हैं वो नौकरी छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में आना चाह रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे नौकरी एक गुलामी का नाम है। प्राइवेट सेक्टर से क्या मुराद है? प्राइवेट सेक्टर में भी तो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस की तरफ आ रहे हैं? बिजनेस की तरफ, बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। आप जब नौकरी करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए वो स्किल हासिल करें, ऐसे ही स्किल के लिए नॉलेज भी हासिल करें। ये कहना कि जी डिग्री की वैल्यू नहीं है, नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। डिग्री आपको ऑथेंटिसिटी देती है कि यू आर ऑथेंटिक। स्किल आपको पॉलिश करती है, आपको वैल्यूएबल बनाती है, वैल्यू देती है। तो आपके पास ऑथेंटिक हो और साथ में आपकी वैल्यू हो, तो देन यू कैन मेक एनीथिंग। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि स्किल और नॉलेज में से किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं? क्योंकि आजकल जो है एक डिबेट ये भी चल रही है कि स्किल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। देखिए ये डिबेट तो ये भी डिबेट तो जिसमें भी आप बना लेना कि हम डिबेटर थे अपने ज़माने में कि जी सोर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पेन नहीं, तो अब क्या इसका मुकाबला करें? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ज़िंदगी के अंदर दोनों की ज़रूरत है।
मतलब स्किल आप सीख लें कि जी ये जो सरिया है, इस सरिये को यूं मोड़ के तो एक शैंक बनानी है, यस, तो ठीक बना लेंगे आप शैंक, तो बनाते रहे शैंक नहीं। बिल्कुल। तालीम लेकिन आपको जो है ना, तालीम आपको शऊर शऊर देती देती है, आपकी ब्रेन को खुलती है, साथ में आपको स्किल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आप देखें जो मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, किस तरह वो ट्रांसफॉर्म करते हैं शऊर को, इल्म को स्किल में। यानी आपको पहले 2 साल वो सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं बिल्कुल। कि वाकफियत हासिल करो, उसके 3 साल तक वो फिर आपको दवाइयाँ पढ़ाते हैं, मरीज़ दिखाते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हाउस जॉब के अंदर वो स्किल सिखाते हैं प्रैक्टिकली करके कि भाई बिल्कुल। टीका यूं लगाना है, पानी यूं निकालना है। तो दिस पैटर्न, आई थिंक दिस इज द राइट पैटर्न। ये हमारे यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा समटाइम्स यू नो पीपल ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट एंड से नहीं स्किल होनी चाहिए, डिग्री नहीं होनी। आई मीन दैट्स रॉन्ग, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम भी कर रही हैं और कुछ, लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो कि हमारी यूथ को इस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारे इन्फ्लुएंसर जो है ना, मतलब सॉरी टू से, मतलब एक मैं इंडिया पाकिस्तानी तो अच्छे हैं सारे, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा। इंडिया का एक इन्फ्लुएंसर था, उसको मैं सुन रहा था, अब आप सुनना, और फिर मैंने उसका जवाब भी दिया था। उसने कहा कि जी हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो वो भागने की कोशिश करता है, तो एक छोटे से रस्से से उसकी पाँव, जंजीर भी नहीं, रस्से से उसका पाँव बांध के किले के साथ ठोक देते हैं ताकि भागे ना, वो भाग नहीं सकता। फिर करता 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 बड़ा होकर इतना बड़ा हाथी बन जाता है, तब भी नहीं भागता। तब भी नहीं भागता क्योंकि उसका पाँव रस्से से अटका है। ये दिमाग में उसके बाद बैठ गया। ऐसे इंसान भी इसी तरह रस्से के साथ बन जाए तो तरक्की नहीं करता। तो मैंने उससे कहा कि तुम अल्लाह के वास्ते पहले ये तो देखो हाथी का दिमाग कैसे काम करता है, इंसान का कैसे करता है। हाउ कैन यू कंपेयर एन एप्पल विद एन ऑरेंज। तो ये सारी बातें हैं, कहावतें, कहानियां घड़ घड़ के इसी जस्ट टू, आई डोंट बिलीव यू शुड बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। यार जिंदगी में प्रैक्टिकल बंदे बनो। बिल्कुल सही है। आपको आपका हर आदमी का टेम्परामेंट डिफरेंट है, ऐसे ही हर आदमी की सोशल, कोई डूअर है इस दुनिया के अंदर, कोई थिंकर है इस दुनिया के अंदर, कोई प्लानर है इस दुनिया के अंदर। जो डूअर होता है वो एग्जीक्यूट करना आता है, सोचना नहीं आता उसको। हाँ, वो एग्जीक्यूटर। जो प्लानर होता है वो लोगों को प्लान करके दे देता है, खुद कुछ नहीं होता। मुझे याद है कि हम जिस कराची में रहते थे तो वहाँ पे एक मुगनी साहब रहते थे हमारे घर के सामने। तो फटफटी थी, स्कूटर थी उनके पास, तो उसको धक्का दे के स्टार्ट करते थे। शाम को उनके घर में अच्छी कारों में लोग आके, तो मैंने एक दिन अब्बा जी से पूछा, मैंने कहा अब्बा जी ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट आदमी है तो ये अमीर लोग क्यों आते हैं इनके पास? कहेंगे बेटा ये प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, तो ये बताते हैं कि जी पैसा कैसे कमाते हैं, फैक्ट्री कैसे लगाते हैं। तो मैं हंसा, मैंने कहा अब्बा जी तो खुद फटफटी भी है तो इसलिए क्या सिखाना है, पहले अपनी मिल तो लगाए। तो खैर मुझे जवाब ना मिला। फिर बाद में जाके जब मैं डॉक्टर बना तो मुझे पता लगा कि नहीं, जो डूअर है ना वो ही डूइंग वाले काम कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो मोहनी साहब जो थे ना वो प्लानर थे, डूअर नहीं थे। ओके, सही, वही बात है जैसे भी मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि आज की जो हमारी यूथ है वो भी ये देख रही है कि उसको कोई फिजिकली एविडेंस जो उसको बता रहा है कि आप ये पढ़ के ये करके कामयाब हो सकते हैं, वो देखता है कि खुद कितने पहले करके दिखाए ना, पहले करके दिखाए ना। एक आदमी जो है वो अगर अपना छोटे से जगह से बड़ी जगह तक पहुंच जाता है तो वो कहेगा तो आई विल ट्रस्ट हिम। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। सर आपके नज़दीक कामयाबी असल में क्या है? मेरे नज़दीक अगर एक जुमले में आप कामयाबी का मफहूम समझना चाहते हो, सुकून, इत्मीनान। अगर आप करोड़ों रुपए कमा के और मिनिस्टर क्या, चीफ मिनिस्टर क्या, सदर क्या और इससे बड़ा ओहदा लेके भी पुरसुकून नहीं है तो अपना काम है। अगर आप पुरसुकून है तो यही कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल तो सर ऐसे नहीं लगता कि माशरे में जैसे एक रेस लगी हुई है, लोग अच्छा अर्न भी कर रहे हैं लेकिन वो क्या वजह है कि वो इतने जो है सक्सेसफुल भी बज़ाहिर नज़र आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब है? नहीं, तभी मैंने कहा ना सुकून होना चाहिए। अब सुकून क्या है आप ये पूछो। हाँ, सुकून की डेफिनेशन क्या है आपके नज़दीक? देखिए सुकून की डेफिनेशन ये है कि जिस तरह एक पहाड़ों में गिरा हुआ पानी की झील होती है और उसमें कभी हवा चले तो हल्की हल्की सी लहरें बनती हैं,
और आप उसके किनारे पे बैठ के उसको देख रहे होते हो, तो आपको एक तसल्ली और एक सुकून मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। प्राइमरीली दिस इज़ व्हाट सुकून इज़। जबकि इसके मुकाबले में समंदर की लहरों को अगर आप देखो तो उसमें तलातम होता है, ऐसे ही है। हर वक्त एक बेचैनी लहर और दूसरे वैसे से ही है। टकरा रही होती है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो नौजवान है उसके दिमाग में तलातम है। वो तलातम जो है ना, वो उसको किसी रास्ते पे चलने के लिए कह रहा होता है, और जब उसको वो रास्ता दिखाई दे और उसको मिल जाए तो फिर वो पुरसुकून हो जाता है। सर ये जो तलातम है इसको आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव? क्योंकि सम टाइम तो ये आपको एनकरेज भी करता है। देखिए, जो थर्ड लॉ ऑफ यानी हमारे यहाँ डायनामिक्स मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर आप किसी लिक्विड का जो टेम्परेचर है एक ख़ास बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ले जाते हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं या तो वो एक नया डिज़ाइन में आ जाते हैं या क्योटिक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारा जो यूथ है, अगर उसका जो ब्रेन है वो हर वक्त क्योटिक रहता है, हाँ। तो ये नेगेटिव तलातम है। ओके। लेकिन अगर उसको डायरेक्शन मिल रही है तो ये पॉजिटिव है। बिल्कुल। अब इसको भी आसान में कर देता हूँ। यानी एक लड़का है, वो चाहता है कि जी मैं ये तालीम हासिल करूँ, तालीम हासिल करने के बाद फिर मैं ये नौकरी करूँ या ये बिजनेस करूँ और मैं यहाँ पहुँचूँ। ऐसे ही। तो इस तगो-दो के अंदर अगर उसके दिमाग के अंदर इर्ताश पैदा हो रहा है तो इट्स पॉजिटिव। पॉजिटिव है ये, बिल्कुल। लेकिन यही लड़का यहाँ पहुँचना चाहता है, लेकिन इसके दिमाग में यार मैं कैसे पहुँचूँगा, यार मैं रुक जाऊँगा, मैं पहुँच नहीं रहा, अभी तक मैं पहुँचा नहीं, ये नेगेटिव है। बिल्कुल ऐसे। So you got to spend your life with a positivity, wait for your turn, do what you have to do, बिल्कुल। और जो आप कर सकते हो आपने उतना कर लिया, आपने समझो कि आपको कामयाबी हासिल करनी। हर आदमी तो दुनिया का खरपति नहीं बन सकता नहीं ना, बन सकता। हर आदमी तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता ना। ऐसे ही। जिंदगी में हर चीज़ मिलती भी नहीं है। जो आपको चीज़ नहीं मिली वो आपकी थी ही नहीं, और जो आपको मिल गई वो आप ही की थी। सर इस पे एक बड़ा ज़बरदस्त शेर भी है कि सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशात तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। एग्जैक्टली। हाँ सही है। तो अगर आपने सब कुछ अचीव कर लिया तो पीछे हाजत किस चीज़ की रहेगी? लेकिन सर ये भी देखा गया है कि आज का जो हम देखते हैं ना नौजवान, वो बड़ी जल्दी से अमीर होना चाहता है, पैसा बनाना चाहता है, या बड़ी जल्दी बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। हाँ, आई एग्री विद यू। ये ट्रेंड है। देन अगेन यू नो कम्पेटिटिव है ना। हमारे यहाँ जब एक आदमी देखते हैं ना कि जी हम दो कजन्स हैं, एक ने मोटरसाइकिल से गाड़ी ले ली और मैं अभी तक मोटरसाइकिल पे हूँ। अच्छा, इसमें रोल कहीं ना कहीं पहले टीवी प्ले कर रहा था, लेकिन अब तो सोशल मीडिया है, हर एक के पास एक्सेस है, लोग जितना कंटेंट देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बेचैनी और तभी मैंने कहा ना कि आपको इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन बिहाइंड द गन, यू नो हाउ यू यूज इट। बिल्कुल ऐसे आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन आई एग्री विद यू, अभी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, और फ्रस्ट्रेशन जो ज़्यादा हो रही है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम इमोशनली अपने प्यारों से, जो हमारे असल मेंटोर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। यू सी वी डोंट गिव टाइम, दे डोंट गिव अस टाइम। ऐसे। अब मैं डॉक्टर हूँ मिसाल के तौर पे, तो मुझे याद है मेरे बच्चे अब तो खैर सारे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, डॉक्टर बन गए। मैंने उतनी ही प्रैक्टिस करनी है कि शाम को मैं अपने बच्चों को 2-3 घंटे दे सकूँ। अच्छा। मैं उनको जिम खाना लेके जाके दूसरे तीसरे दिन खाना खिला सकूँ, मैं उनको कोई गेम खिलवा सकूँ। तो यू सी ये टाइम अगर आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, इन टाइम के अंदर अगर आप 10 मरीज और देख लोगे और 50-60 हज़ार रुपये और कमा लोगे, आई थिंक घाटे का सौदा है। बिल्कुल ऐसे, ये घाटे का सौदा है। तो गिव इमोशनल अटैचमेंट टू योर चिल्ड्रन, तो फ्रस्ट्रेशन होगी नहीं। इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी बेटियां हैं, बेटियों को अपनी हैसियत के मुताबिक रजा दें। आप रज के उनको जितनी भी आपकी हैसियत है अच्छा फ़ोन लेके दें। अच्छा। उनका बैलेंस कम नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखा, आई एम सॉरी टू से, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बैलेंस डलवाने के लिए कई दफ़ा लड़कियाँ दोस्तियाँ कर लेती हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे बिल्कुल है ना। हाँ जी, फैक्ट है। तो आप ख्याल रखें। आप अपनी जो बेटी, मैं बेटियों की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, इसी तरह अपनी जो बेटियां हैं
उन्हें उनकी सहेलियां बनाते हुए मेक श्योर कि अपने से बहुत अमीर लड़कियों से सहेलियां ना बनाएं। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अपने से ज़्यादा बहुत खूबसूरत लड़कियों की भी सहेलियां ना बने, वरना ये कॉम्प्लेक्सेस इकट्ठे होते रहते हैं। अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन दिस हैपेंस, यू नो। और रोज़ मैं देखता हूँ, और इतनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं जिनके अगर डेप्थ में जाओ तो ये चीज़ें मिल रही होती हैं। जैसे भी आपने कहा कि अपनी जो बेटियों की तरबियत भी ऐसे कर रहे हैं, और दूसरा ये कि उनको आप सारी फैसिलिटीज़ दें, उनको रजा दें, तो दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि अगर आप जितना उनको सपोर्ट करते हैं या उनको अगर सख्ती और नरमी में नहीं कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करवाते, तो कल को जब वो दूसरे घर जाती हैं तो भी बड़े चैलेंजेस हमें मिल रहे हैं। बढ़ती हुई तलाक जो है उसकी रेशो की वजूहात भी कुछ ना कुछ कहीं इसी तरह से है, पेरेंट्स की बेजा सपोर्ट भी है। आप इस पे ज़रा रोशनी डालें। इसका बहुत छोटा सा जवाब है, आप शादी ही वहाँ करें जहाँ कंपेटिबिलिटी हो। असल में तो कसूर ये है। तो सर कंपेटिबिलिटी के लिए ही तो मेरे ख्याल एंगेजमेंट का कंसेप्ट भी है कि आप पहले ही ज़रा अंडरस्टैंडिंग ले लें। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपेटिबिलिटी का मतलब होता है माइंडसेट मिलना चाहिए, माइंडसेट मिलना, वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ये ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं होता। हमारे यहाँ होता है कि जी चल बड़ी ऊंची फैमिली है, तो ऊंची फैमिली तुमने क्या करनी है। बिल्कुल ऐसी है। आप ऊंची फैमिली में देखें, मैं आपको बताऊं हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे ख़राब होती है। आप अपने किसी सगे बहुत अमीर घर में चले जाए ना, जो आपके चचा मामू रिश्तेदार क्यों ना हो, और डाइनिंग टेबल के ऊपर उनकी बेटियां और बेटे बैठे खाना खा रहे हों, और आप सोशली बहुत ही यानी उनके मुकाबले में बहुत ही उस पर वीक हैं, तो आप सालन भी डोंगे से पूरी तरह प्लेट में नहीं डालते। आप इतना सा डालते हो और दो निवाले खा के, ताकि उनको शो करने के लिए कि जी, फिर घर आके अम्मी को कहते हैं अम्मी बाटी दे। नहीं, ऐसी है। ये कॉम्प्लेक्सेस है ना। तो इसलिए कंपेटिबिलिटी में करो, शादियां हो आपके। अच्छा, फिर जो आपने कहा ना कि जी रजा, आई ऑलवेज से all girls in this world, they are princes, बिल्कुल, and all boys in this world are soldiers. Treat them like a soldier. और मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है, माशाल्लाह। so I treated all the 3 like princes, and I treated my son as a soldier. ज़बरदस्त। और रफ टफ बनाओ उसको। हाँ बिल्कुल, नखरे वखरे कोई नहीं। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। सर दूसरा ये बताइएगा कि आजकल जैसे हम देखते हैं एक सोसाइटी में नया एक और, क्योंकि हम तो हैं फॉलोअर्स, बाहर के ट्रेंड्स को भी देखा जा रहा है, ओपन रिलेशनशिप का बड़ा कंसेप्ट है आजकल। अगर आप देखें, मतलब ये है कि जैसे अभी कुछ हमारा मीडिया भी गाइड कर रहा है, अभी रिसेंटली एक टीवी पे ड्रामा ऑन एयर चल रहा है जिसमें यह है कि हस्बैंड वाइफ ने शादी भी की है, लेकिन वो जो है एक तो उनके बेडरूम्स सेपरेट है, साथ नहीं रहते। वो कहते हैं हमें अपनी आज़ादी प्यारी है, हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये किया। तो ये क्या है, हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट नहीं था। देखिए, मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं देना चाहता कि जो सब्जेक्टिव हर आदमी की एक आज़ादी होती है, अगर मियाँ बीवी इफ़ दे आर हैप्पी, बिल्कुल, जिस तरह कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बिल्कुल ऐसे। तो एवरीबडी हैज़ हिज ओन स्टाइल। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, यू नो, मियाँ बीवी साथ रहते हैं। हो सकता है मियाँ जो है वो लिखारी हो, लिखने का काम करता हो, तो जिस कमरे में बीवी सो रही है तो वो लाइट अगर ऑन करके लिखता रहेगा तो उसने कम वक्त क्या सोना है, क्या ऐसे ही। तो मैं ये नहीं कह रहा, मोहब्बत होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्यार, इश्क, मोहब्बत एक ही चीज़ का नाम है या इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, हाँ, सारी मुख्तलिफ। देखिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप कह सकते हैं कि आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, चीज़ से मतलब वो नहीं है। वो शख्स जो आपको अच्छा लगता है, आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। वो शख्स जिससे देखे बगैर फिर आप रह ही ना सकें, वो इश्क है, वो इश्क है। अच्छा। और अगर वो शख्स जिसको या जो आपको इतना अच्छा लगता हो कि उसके लिए बाय हुक बाय क्रुक आप कुछ भी कर सकते हो, और अगर आपको ना मिले तो आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो, ये जुनून है। अच्छा, ये इश्क से भी अगली स्टेज है जो कि टोटली नेगेटिव है। मैं तो
इश्क को भी उस हद तक समझता हूँ जायज़ Okay. कि जिससे आपकी नॉर्मल रूटीन ख़राब ना हो। अच्छा बिल्कुल। हाँ, दुनिया मोहब्बत करने के लिए बनी है, मोहब्बत करें, जो चीज़ आपकी है उससे और ज़्यादा मोहब्बत करें, और मोहब्बत करने के लिए आपको सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सोच से मोहब्बत होती सोच से है, आपकी कायनात में बेशुमार ऐसी अल्लाह की नेमतें हैं। मोहब्बत एक बार होती है या मल्टीपल टाइम हो सकती है वैसे? हो सकती है, मल्टीपल टाइम हो सकती है। इसका एक बहुत लंबा जवाब बनता है, वो किसी और मौके पर पूछिएगा। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो है एज़ मुसन्निफ़ 12 से ज़ायद आपने किताबें लिखी हैं, तो एक तरफ जो है आप प्रैक्टिस में भी हैं, दूसरी तरफ राइटिंग तो एक बड़ा क्रिएटिव काम है, आपको इसके लिए टाइम मिल जाता है? नहीं, टाइम भी मिल जाता है, मुझे शौक भी है और मैं अच्छा। लिखना चाहता भी हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और सेहत दी तो मेरा ख्याल है मैं बहुत कुछ लिखना चाहता। आई बिलीव के मरने से पहले अपने तजर्बात को ट्रांसफ़र करके जाना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। वो आप प्रोग्राम्स के थ्रू कर सकते हो, ऐसे ही किताबों है। के थ्रू बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो बस ठीक है, यू डोंट हैव टू बी कोई बहुत बड़ा अल्लामा होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। कोई बहुत बड़ा मुफक्कर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत ऑर्डिनरी सा आदमी, बहुत ऑर्डिनरी सी बात, बहुत सही। ऑर्डिनरी सी तरीके से कहता हूँ, और जिस तरह होता है कह के छोड़ देता हूँ। अच्छा सर, आपकी डिजिटल प्रेजेंस माशाल्लाह से बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डिजिटल मीडिया तो ये भी कंसीडर किया जाता है कि आज का मीडिया है, और बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और डिजिटल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग ली। आप माशाल्लाह से बड़े एक्टिव हैं। मुझे असल में पता ही नहीं था इस चीज़ अच्छा। का। तो एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अली इशरफ साहब। अच्छा वो मेरे भी उस्ताद हैं सर। आपके भी उस्ताद हैं, हाँ, ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन। तो बैठे बिठाए मुझे याद है, मुझे कहने लगा जी मैं एक छोटी सी क्लिप बनानी है, ये आपने बोलना है। तो मैंने कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे, कोई जैसे आज ये लाल है, कैजुअल सा पहना हुआ था। तो उसमें इन्होंने कहा कि जी आप कहेंगे जी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं ये करूँगा वो करूँगा। कोई 1 मिनट का मैंने बना दिया, अच्छा इस तरह मेरा चैनल बन गया। माशाल्लाह से। उसके बाद फिर इन लोगों ने रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। तो अभी मेरा ख्याल है रीचिंग नियर टू 1 मिलियन। हाँ ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ग्रेट सर। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, अभी जैसे बात हुई कलर के ऊपर और माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त कलर वेयर किया हुआ है, तो कलर्स जो हैं इंसान की ज़िंदगी पे कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं? देखिए जो कलर्स होते हैं ना उनकी अपनी ज़ुबान होती है। अच्छा बिल्कुल। रंग बोलते हैं, वो सिर्फ दिखते नहीं हैं। You see? वो आपका पूरा, क्योंकि इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी मैच करती है ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के साथ। अच्छा। और ये आपके मूड को अच्छा या बुरा करती है। मैं यूजुअली मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिप्रेशन से बचने के लिए, बट आप जब भी मुझे देखोगे थोड़े बहुत कलरफुल कलर्स में देखोगे देखते हैं, आप। बिल्कुल मेरे ऐसे। गाड़ियों के रंग भी कलरफुल होते अच्छा हैं, ऐसे ही, बिल्कुल मेरे ऐसे। पेन, मेरे कागज़, जो भी चीज़ें होती हैं। सो आई ऑलवेज फील वेरी हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक कलरफुल पीपल, और दैट्स व्हाट आई थिंक।